आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 8 का, और इस सबक का उन्वान भी नज़्म ही है, नज़्म का हिस्सा है, और यहाँ पर हम नज़्म का ही मुताला करेंगे। इस हिस्से में हम बच्चों नज़्म के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, नज़्म क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है, उर्दू अदब के मशहूर शौरा जिन्होंने नज़्म के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं उनके हवाले से भी मुख्तसर मालूमात यहाँ पर है, और साथ ही नज़्म की अक़साम के हवाले से भी मालूमात दी गई है। नज़्म की कितनी अक़साम होती हैं और उन किस्मों की ख़ुसूसियात क्या हैं, इनके हवाले से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। आपको बड़े गौर के साथ पढ़ना है क्योंकि बहुत अहम सबक है बच्चों आपके लिए। ये कॉपी अपने साथ में रखें और जो मुश्किल चीज़ें आएँ, आपको समझने में परेशानी आए या याद करने में परेशानी आए, उसको फ़ौरन लिख लें, और लिखने के बाद जब आप उसको बाद में देखेंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे, तो आपके लिए वो आसानी पैदा कर देंगे। तो सबक है यहाँ पर नज़्म। शुरुआत करते हैं हम इसकी सबक की। बच्चों नज़्म के माने होते हैं तरतीब देना, जमाना, आराइश करना, या फिर धागे में मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना। जिस तरह से धागे में बड़ी खूबसूरती से मोतियों को यकजा किया जाता है, पिरोया जाता है, उसी तरह से नज़्म के अंदर भी अलग अलग तरह के खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करके एक लड़ी के अंदर पिरो दिया जाता है, एक बहर के अंदर उसको अल्फाज को पिरो दिया जाता है, तब जाके बड़ी मेहनत के बाद नज़्म तैयार होती है। यूँ तो बच्चों हर कलाम मौजू नज़्म कहलाता है, यानी जो नस्र नहीं है वो नज़्म है, लेकिन नज़्म अपने आप में एक अलग हैयत रखती है, एक बनावट रखती है। उर्दू अदब दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, एक हिस्सा नस्र के तौर पर हम मुताला करते हैं और दूसरे हिस्से का हम नज़्म के तौर पर मुताला करते हैं। तो पहला जो माने हैं उसके अंदर वो सभी चीज़ें आ गई जो कलाम मौजू के अंदर आती हैं, जिसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया होता है, जिसमें हैयत होती है, जो वज़न के मुताबिक लिखा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, गज़ल भी हो गया, कसीदा भी हो गया, मरसिया भी हो गया, मसनवी भी हो गई, और भी कई तरह की असनाफ़ हैं, रुबाई वगैरह, जो नज़्म के ज़ेर आती हैं। इसके बाद हिस्सा नज़्म के अंदर भी अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। गज़ल अलग हो जाती है, गज़ल का मेयार अलग है, गज़ल का तरीका अलग है, हैयत अलग है, नज़्म की हैयत अलग है। मसनवी, मुसद्दस और जो दूसरी चीज़ें रुबाई वगैरह, मरसिया वगैरह, इनके तरीके अलग हैं। तो नज़्म के अंदर भी अलग अलग हिस्से तकसीम हो जाते हैं। यहाँ पर हम नज़्म का मुताला करेंगे, नज़्म के ज़ेर आने वाले नज़्म का। नज़्म किस तरह लिखी जाती है, नज़्म के लिखने की शराइत क्या हैं, और नज़्म में और गज़ल में फ़र्क क्या है, इस सबक के बाद आपके ऊपर ये चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा जिसमें हम नज़्म का मुताला करने वाले हैं। देखिए बच्चों, नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान से उर्दू में अख़ज़ किया गया है, और लुग़त में इसको मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना, सिस्टम बैठा देना, सिस्टमेटिक को नज़्म कहा जाता है, मुनज़्ज़म कर देना, तरतीब दे देना, तरीक़े से जमा देना। और इसका जो मुतज़ाद है वो नस्र है, नस्र के माने बिखेर देने के हैं। तो नज़्म के जो लुग़त में मायने दे रखे हैं वो माने हैं लड़ी में मोती पिरोना, जो अरबी लुग़त से उर्दू के अंदर हम आते हैं, और इसके साथ ही इसके दूसरे माने में इंतज़ाम, तरतीब और आराइश हैं। जो पहले माने हैं, सबसे पहला जो माने हैं वो हैं धागे में मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना, जमा देना। आप इसको इस तरह देखना है कि मैंने बताया कि जिस तरह से धागे में मोती पिरोए जाते हैं, लड़ी में मोती पिरोए जाते हैं, बड़ी मेहनत के बाद एक एक मोती चुन चुन कर उस धागे में पिरोया जाता है, उसके बाद खूबसूरत माला बनकर तैयार होती है। उसी तरह एक हैयत का इंतखाब किया जाता है, वज़न का इंतखाब किया जाता है, और उसके बाद अलग अलग तरह के अल्फाज का, खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करके उस धागे की तरह उस हैयत में पिरोना पड़ता है, जमाना पड़ता है, तब जाके नज़्म तैयार होती है, नज़्म अपनी शक्ल पाती है। तो नज़्म के माने हैं इंतज़ाम, तरतीब और आराइश। अब ये मजाजी माने हैं और ये पहले मायने से बरामद हुए हैं, ये मजाजी मायने हैं। और पहला मायना कौन सा? लड़ी में मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना या जमाना, तरतीब देना, आराइश करना, निज़ाम के साथ उसको तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना, ये सभी नज़्म के मानों के अंदर आएंगे। तो माने आपको याद रखना है, नज़्म का नाम आती है आपके जहन में आनी चाहिए कि नज़्म यानी तरतीब देना, जमाना, मुनज़्ज़म कर देना। तो ये मजाजी माने हैं और ये पहले मानों से बरामद हुए हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। यानी अब अदब के बारे में बात करें, अभी तो हमने लुगत के हिसाब से बात की, लुगत में चीज़ों के अलग माने होते हैं और अदबी इस्तिलाह के अंदर अलग मानों, अलग मफ़हूम के अंदर
लफ्ज़ों का, चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नज़्म का भी अदबी तौर पर दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और वो दो तरीके कौन से हैं? एक तो ये नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है। नस्र यानी वो कलाम जो नज़्म नहीं हो। नस्र के माने होते हैं बिखरे हुए के, जो फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, वो सारा का सारा नस्र कहलाता है। अब अफसाना नस्र के अंदर आता है, कहानियाँ, किस्से, दास्तान ये नस्र के अंदर आते हैं। नावल और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मौजू नहीं है, जो जमाई हुई नहीं है, जिसके अंदर काफिया का इल्तिज़ाम नहीं है, रदीफ़ का इल्तिज़ाम नहीं है, वो चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें नस्र के अंदर आएंगी। तो नस्र के माने आपको देखने हैं बिखरे हुए के। और नस्र के अलावा जो भी है, जो नस्र नहीं है वो नज़्म है, और जो नज़्म नहीं है वो नस्र है। उर्दू का कलाम दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, एक हिस्सा नस्र के अंदर मौजूद है और एक हिस्सा नज़्म के अंदर मौजूद है। तो एक मायने तो इसके लिए जाते हैं जहां हम मुताला कर रहे हैं नज़्म के मानों के अंदर। तो एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो नज़्म है। हर वो कलाम जो नस्र ना हो, यानी बिखरा हुआ ना हो, दास्तान ना हो, कहानी ना हो, अफसाना ना हो, तो वो नज़्म होगा। नज़्म का दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद है। जो पहला मफ़हूम है, नस्र के ज़द ले रहे हैं, वो तो वसी हो गया, उसमें बहुत सारी इक़साम आ गई। गज़ल भी उसके अंदर आ गई है, उसके अंदर मरसिया भी आ गए हैं, मसनवी भी आ गई है, उसमें रुबाइयाँ भी आ गई हैं, और भी जो नज़्म की इक़साम होती हैं वो सारी की सारी नज़्म के ज़ेर आ जाती हैं। ये वसी हो गया। एक मफ़हूम तो ये हो गया जो वसा अपने अंदर वुसअत रखता है, बड़प्पन रखता है, और दूसरा मफ़हूम वो है जो इख्तिसार के साथ है, मुख्तसर है, उसकी हद कायम है और उस हद के अंदर ही बात की जाती है। हम उसी मफ़हूम के बारे में बात करने वाले हैं आगे। तो नज़्म का दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद है, ख़ास कर दिया गया है और उसकी हदें बंधी हुई हैं, वो और अपनी हदों को अबूर नहीं करता, अपनी हदों से पार नहीं जा पाता। उसके मुताबिक नज़्म शायरी की एक सिंफ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए। तो अब जो दूसरा मफ़हूम है उसके माने ये हैं कि शायरी की वो किस्म जिसमें किसी एक मौजू का बयान किया जा रहा है, किसी एक मौजू की वजाहत की जा रही है, उसमें तसलसल भी पाया जाएगा सभी बंदों के अंदर, उसमें तदरीज भी पाई जाएगी और वहाँ पर रब्त भी पाया जाएगा। तो ये ख्याल रखना है आपको। जब हम गज़ल का मफ़हूम पढ़ चुके थे, गज़ल के माने पढ़ चुके थे हम, तो वहाँ मैंने आपको बताया था गज़ल का एक शेर के दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई रब्त नहीं होता, कोई मिलान नहीं होता। पहला शेर क्या कह रहा है, दूसरा शेर पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई हम नहीं कह सकते, हमें कुछ पता नहीं होता वहाँ पर। जबकि नज़्म के अंदर हमें उन्वान से सारी हकीकत मालूम चली जाती है। नज़्म के अंदर एक उन्वान होता है, एक मरकज़ी ख़याल होता है, नज़्म से एक तजुर्बा हासिल होता है, नज़्म से एक मफ़हूम हासिल होता है। तो ऐसी शायरी की वो किस्म जिससे एक तजुर्बा हासिल हो रहा हो, एक उन्वान हो उसका, उसके बंदों के अंदर तदरीज हो, उसमें सलासत हो, रवानगी हो, साथ ही सभी अशार का आपस में रब्त हो, तो वो नज़्म कहलाएगी। तो ये दूसरे मफ़हूम है और इसी मफ़हूम के ज़ेर हमें मुताला करना है, आगे बढ़कर मुताला करना है। अब जो हमारी नज़में भी आएंगी वो भी इसी तरह की आएंगी। तो आपको जहन में रखना है, लग़वी माने जमाना, तरतीब देना, लड़ी में मोती पिरोना, ये लग़वी माने हो गए। और इस्तिलाही माने, इस्तिलाही मायनों में दो तरह से, एक तो पूरे के पूरे कलाम मौजू को नज़्म कह दिया गया है जिसमें सारे कलाम मौजू शामिल हो गए, सारी असनाफ़ सुखन शामिल हो गई, जो भी सुखन का असनाफ़ आती हैं वो सारी की सारी पहले मानों के अंदर शामिल हो गई हैं। जबकि दूसरे माने वो महदूद हैं, उसमें सारी असनाफ़ के अंदर एक असनाफ़ अलग से, एक सिर्फ अलग से नज़्म रख दी गई है और इस नज़्म का ही हमें मुताला करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर समझ के पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी है। माने लग़वी माने अलग हैं, इस्तिलाही माने अलग हैं। इस्तिलाही माने को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक माने वुसअत लेते हुए हैं जो पूरे कलाम मौजू को, पूरी असनाफ़ सुखन को अपने दायरे में ले लेते हैं, जबकि दूसरे माने वो मखसूस हैं, महदूद है और इख्तिसार के साथ है। वहाँ पर सिर्फ उस एक सिन्फ के बारे में बात हो रही है जो किसी एक ख्याल के ऊपर अपनी पूरे के पूरे अशार को कह दे, उस सिन्फ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आगे आते हैं बच्चों। नज़्म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक होती है
ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब किसी बुनियादी मौजू से मरबूत होते हैं। नज़्म की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि एक नज़्म एक ही मौजू के ऊपर लिखी जाती है। एक नज़्म में एक से ज़्यादा उन्वान का अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कर लिया जाए तब उसमें एक शर्त है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। करना तो चाहिए कि एक ही मौजू का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए कि एक से ज़्यादा मौजू का भी एक ही नज़्म के अंदर इस्तेमाल करना पड़े, तो वहाँ पर उन मौजूआत के अंदर रब्त दिखाया जाता है, तसलसल दिखाया जाता है, वहाँ भी जुड़ाव होना चाहिए। आप ये ख़ास बात ध्यान रखनी है आपको कि नज़्म के हर अशार में जुड़ाव होना चाहिए। वहाँ आपने मौजू की जो शर्त थी उसको तोड़ दी, एक ही मौजू के ऊपर पूरी नज़्म लिखी जानी चाहिए, लेकिन अगर कभी ज़रूरी हो कि एक से ज़्यादा मौजूआत का भी एक ही नज़्म के अंदर इस्तेमाल करना हो, तो उन मौजूआत में आपसी रब्त होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए। मौजू बदल गए लेकिन रब्त नहीं बदलेगा, तसलसल नहीं बदलेगा। ये ख़ास ख्याल आपको रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि नज़्म एक ही मौजू के ऊपर लिखी जाती है, एक ही ख्याल होता है, मरकज़ी ख्याल होता है, और एक उन्वान के ज़ेर लिखी जाती है। और गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई मरकज़ी ख्याल नहीं होता, कोई आपस में अशार के अंदर रब्त नहीं होता। नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म गर्दिश करती हुई है, गर्दिश यानी घूमती हुई है। नज़्म का मरकज़ी ख्याल होता है और उस मरकज़ी ख्याल के ऊपर ही पूरी की पूरी नज़्म लिखी जाती है। अशार के अंदर तदरीज होती है, उसी ख्याल को आगे बढ़ाया जाता है, उसी ख्याल को रब्त के साथ, तसलसल के साथ आगे बढ़ाया जाता है, दर्जा ब दर्जा उसको ऊपर की तरफ इर्तिका उसकी करी जाती है। तो नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल भी होता है। इर्तिका यानी मौजू का तसलसल और फैलाव भी नज़्म की अहम खुसूसियात है। इर्तिका यानी दर्जे में बढ़ोतरी होना, बढ़ना। पहले हिस्से के अंदर जिस तरह से हम क्लासों का मुताला करते हैं ना, क्लासों के अंदर स्टडी करते हैं हम फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th क्लास तक या 10th क्लास तक, तो पहले दर्जे से लेकर आगे वाले बड़े दर्जे तक आपको शुरुआत में आसानी आएगी, फिर धीरे धीरे आपके दर्जा जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी तदरीज होती जाएगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले क्लास के अंदर आपको जो चीज़ें आसान थी, सेकंड क्लास के अंदर आपको उसको मुश्किल दी जाएंगी, थर्ड में और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 8th में, 9th में और 10th में आपको सारी मुश्किल चीज़ें दे दी जाएंगी, और 11th और 12th में और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये मौजूआत के अंदर तदरीज हो गई, दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मेयार भी ऊंचा होता जा रहा है। अब वो चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी जो 7th क्लास के बच्चों को बताई जाती हैं, जो 8वें दर्जे के बच्चों को बताई जाएंगी, वो अब 12वें क्लास के दर्जे वालों के लिए नहीं है। अब उनका मेयार ऊपर उठ चुका है, उनका दर्जा ऊपर उठ चुका है। इसी तरह नज़्म के अशार में तदरीज होती है, धीरे धीरे इर्तिका होती है, बयान आगे बढ़ता है, मौजू आगे बढ़ता है और अपने दर्जे के ऊपर जाता है, अलग अलग दर्जों के ऊपर आगे बढ़ता रहता है। तो शुरुआत में वो सिर्फ आपको सामना कराएंगे चीज़ों से, और धीरे 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 वो बड़ी चीज़ें या जो आपको जहां ले जाना चाहते हैं उस मुकाम पर आखिरी शेर तक आपको लेकर चले जाएंगे, आखिरी बंद तक आपको ले जाएंगे। तवील नज़मों में इर्तिका वाज़ेह होता है। अब जिस इर्तिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस इर्तिका के बारे में कहा जा रहा है कि जो तवील नज़में होती हैं, बड़ी नज़में होती हैं, तवील यानी लंबी चौड़ी, तो वहाँ इर्तिका नज़र आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि तदरीज हो रही है, दर्जे बदल रहे हैं। पहली से लेकर और 12वीं तक के दर्जे के बारे में हमने बात की। अब इस दर्जे बदलने में बड़ा वक्त लग रहा है, लंबा वक्त लग रहा है, तब हमें पता चल रहा है। लेकिन 12th क्लास के अंदर ही, आपकी क्लास में ही आपकी इर्तिका हो रही है, आपके दर्जे में ज़्यादती की जा रही है। शुरुआत के अंदर आपको जो सबक दिए गए थे वो सबक आपके लिए आसान थे, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपके समझ में, सोच में फ़िक्र होता गया, आपकी नशोनुमा होती गई, आपके सबक की जो हार्ड लेवल है उसमें इजाफा किया जाने लगा, उसको बढ़ाया जाने लगा। तो ये जो क्लास की तदरीज होती है ये नज़र नहीं आती। जो छोटी नज़मों में तदरीज होती है, छोटी नज़मों में इर्तिका होती है, वो इर्तिका नज़र नहीं आती, लेकिन बड़ी नज़मों में, तवील नज़मों में इर्तिका नज़र आ जाती है। तो छोटी नज़मों में इर्तिका नज़र नहीं आती, लेकिन वो अपना असर छोड़ जाती है। उस इर्तिका का हमें असर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ,
पहले इस मुद्दे पर बात हो रही थी और उसके बाद इसकी ऊंचाइयों को बढ़ा दिया गया है, बुलंदियों को बढ़ा दिया गया है, मेयार ऊंचा कर दिया गया है। तो तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़े होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है, सिर्फ एक असर की शक्ल में आएगा हल्का फुल्का, बाकी हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि तदरीज हो रही है नहीं हो रही, इर्तिका हो रही है नहीं हो रही, नज़्म का दर्जे में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि छोटी नज़्म होती हैं तब तक हम समझ पाते हैं जब तक वो नज़्म ख़त्म हो जाती है, और तवील नज़्म वहाँ पर काफ़ी लंबा मुताला करना पड़ता है, काफ़ी देर तक नज़्म को पढ़ना पड़ता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके तदरीज हो रही है, इर्तिका की नज़्म की हो रही है। नज़्म की इन खुसूसियात की रोशनी में कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी की जितनी असनाफ़ हैं वो सब नज़्म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी अलग अलग खुसूसियात की बिना पर कुछ असनाफ़ के नाम मुतय्यन हो गए हैं। अब गज़ल के बारे में हम बात करें तो गज़ल को कहा जा रहा है, गज़ल के बारे में कहा जा रहा है कि गज़ल को छोड़कर जो भी असनाफ़ सुखन हैं वो सब नज़्म के दायरे में आती हैं, नज़्म के ज़ेर आती हैं, लेकिन उनकी खुसूसियात की वजह से, उनके लब्बो लहजे की वजह से, उनके अंदाज़े बयान की वजह से उनका अलग तरीके से, अलग तरह से उनको हटा दिया गया है। और यहाँ पर फिर शायरी को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर रहे हैं, एक गज़ल वाला हिस्सा हो जाएगा और दूसरा नज़्म का। अब नज़्म के अंदर ये जो दूसरी असनाफ़ हैं, यहाँ पर कसीदा भी है, मरसिया भी है, मसनवी भी है, ये सभी एक तरह से नज़्म ही है, लेकिन अपनी अंदरूनी खुसूसियात की वजह से, अपने रब्त की वजह से, अपने इस्तेमाल किए जाने वाले ज़वाब्ते की वजह से इनको अलग नाम दे दिया गया है, खुसूसियात की बिना के ऊपर इनको अलग नाम दे दिया गया है। मसलन कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, कता वगैरह। अब कसीदा किसी की तारीफ़ में लिखा जाए, मद्दा या हुजू किया जाए तो वो नज़्म कसीदा कहलाएगी, नज़्म ही है, लेकिन इनकी अंदरूनी कैफियत की वजह से, इनकी खुसूसियात की वजह से इनको अलग कर दिया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे, हमें समझने में आसानी रहे। तो कसीदा, मसनवी, मरसिया ये सभी एक तरह की नज़्म है, लेकिन अपने अंदाज़ बयान की वजह से, खासियतों की वजह से इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। कसीदा नज़्म की उस सिन को कहा जाता है जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाए। यहाँ पर किसी की तारीफ़ मतलब हुक्मरान की या किसी इंसान की तारीफ़ बयान की जाए, तो कसीदा तारीफ़ भी होता है, इसमें बुराई भी होती है, लेकिन कसीदे की नज़र इसका अलग नाम कर दिया गया है। दूसरा है मसनवी। मसनवी तवील नज़्म को कहते हैं, एक ही मौजू के साथ, सलासत के साथ, रवानगी के साथ बहुत लंबी नज़्म लिखनी हो, बहुत सारी बातें बयान करनी हो, तब वहाँ पर मसनवी का इस्तेमाल किया जाता है। मरसिया ऐसी नज़्म जिसमें सानहा करबला का बयान हो, जिसमें दुख दर्द का बयान हो, जिसमें अलम और शौक का बयान हो, तो वो नज़्म मरसिया कहलाएगी, दुख दर्द के बयान वाली नज़्म सारी की सारी। रुबाई ऐसी नज़्म जो 4 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल हो, 4 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल नज़्म को रुबाई कहते हैं। और रुबाई के लिए एक मखसूस हैयत कर दी गई है, बहर और औज़ान इनके मुकर्रर कर दिए गए हैं, उन्हीं औज़ान के ऊपर लिखी जानी चाहिए, उन्हीं हैयत के ऊपर लिखी जानी चाहिए। ऐसे ही कता, ये भी शायरी की एक किस्म है, एक मिसरे, 2 मिसरों के ऊपर ये शेर कहे जाते हैं और मसनवी की तरह तदरीज के साथ अपनी बात को कह दी जाती है। तो ये सभी हैं तो नज़्म की किस्में, लेकिन अपनी खुसूसियात की वजह से इनके नामों को अलग अलग कर दिया गया है। आगे आते हैं हम। सिन्फ़े सुखन के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर है। नज़्म एक जदीद सिन्फ़े सुखन है, नज़्म पुरानी नहीं है, गज़ल पुरानी है। कसीदा अभी हमने मुताला करा, कसीदा पुराना है, किसी की तारीफ़ करना, किसी की तौक़ीर बयान करना, लेकिन नज़्म जदीद है। उस वक्त कसीदे को नज़्म के अंदर नहीं माना जाता था, लेकिन जदीद नज़्म का तरीक़ा अलग कर दिया गया है, इसकी हैयत अलग कर दी गई है, इसके लिए औज़ान जो हैं वो अलग कर दिए गए हैं, पाबंदियाँ बहुत सारी इसके अंदर हटा दी गई हैं, और इस तरह की गज़ल को तासीर बख्शी गई है कि आसानी से कोई भी शायर गज़ल को लिख सके, अपने ख़यालात का इजहार कर सके। तो ये जो सिन्फ़े सुखन है, ये जदीद सिन्फ़े सुखन के अंदर आती है, जदीद नज़्म ये कहलाती है। इसलिए अक्सर नज़्म को लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। नज़्म को जदीद नज़्म कहा जाता है, नज़्म जदीद भी इसके लिए कहने के लिए इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है। हासिल कलाम ये है कि नज़्म के लिए ना तो कोई हैयत की कोई कैद है, ना मौजू की।
मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 किस्में मुकर्रर कर दी गई हैं। हैयत यानी साख्त, बनावट के एतबार से, किस तरह से नज़्म लिखी जाएगी, उसके काफ़िया और रदीफ़ का क्या इल्तज़ाम होगा, मिसरे किस तरह के होंगे, उसकी जो वज़न है वो किस तरह के होंगे, ये सब हैयत कहलाती हैं। तो हैयत के एतबार से जदीद दौर की नसरों को, जदीद दौर की नज़्म को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया है। पाबंद नज़्म है, मुअर्रा नज़्म है, आज़ाद नज़्म है, और एक और नज़्म आजकल कही जाती है जिसे नसरी नज़्म का नाम दिया गया है, उसका भी हम मुताला करेंगे आगे। तो ये देख लें आप कि हैयत की कोई क़ैद नहीं है और मौजू की भी कोई कैद नहीं है। हैयत भी जो चाहे शायर इस्तेमाल करे, और मौजू की कैद भी नहीं है, आज़ादी दे रखी है। जिस तरह के मौज़ूआत का शायर चाहे अपनी शायरी में इस्तेमाल कर सकता है, अपनी नज़्म को जिस रंग में चाहे वो रंग सकता है, जिस अंदाज़ की नज़्म चाहे वो कह सकता है। तो ये जो अलग अलग किस्में तकसीम कर दी गई हैं, अब उन तकसीम का मुताला करना है, हमें उन किस्मों का मुताला करना है। पहली किस्म है बच्चों पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म, नाम से ही इसके अंदाज़ा हो रहा है हमें कि ये पाबंद नज़्म है, यानी पाबंदी के साथ लिखी जाती है। जो पुराना तरीका है, जो मुकर्रर कर दिया गया है, उसी अंदाज में लिखी जाएगी। यहाँ पर काफ़िया भी होगा, यहाँ पर बहर भी होगी, यहाँ पर औज़ान का ख्याल भी रखना पड़ेगा, वज़न का ख्याल भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर मिसरे छोटे बड़े भी नहीं होंगे, मिसरे भी बराबर होंगे। यानी जो मखसूस चीज़ें हैं, हैयत है नज़्म के लिए, वो इस हिस्से के अंदर पाबंद नज़्म में इस्तेमाल की जाएगी। तो पाबंद नज़्म है ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नाम से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि पाबंद नज़्म वो जिसमें उसूलों की पाबंदी की गई हो। वहाँ पर आपको काफ़िया भी मिलेगा, वज़न भी मिलेगी, बहर भी मिलेगी, और भी जो तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं नज़्म के लिए, शायरी के लिए, वो सब आपको वहीं मिलेंगी। तो पाबंद नज़्म कहलाएगी वो। मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीबबंद, तरजीबंद, गीत वगैरह भी पाबंद नज़्म की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। पाबंद नज़्मों को भी अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मुरब्बा 4 मिसरों का जो बंद होता है, 4 मिसरों से मिलकर बंद बनता है, उस नज़्म को मुरब्बा कहते हैं। ये नज़्म के अंदर ही अलग सिनफ़े सुखन तो नहीं है, नज़्म के अंदर ही किस्मों के अंदर इसका हम मुताला करते हैं। मुखम्मस है जो 5 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल हो, 5 मिसरों से मिलकर एक बंद बन रहा है। मुखम्मस 6 मुसद्दस 6 मिसरों से मिलकर बंद बन रहा है, वो मुसद्दस है। वो मुसद्दस की शक्ल में, ये हैयत है, उनकी लिखने का तरीका है। हैयत के एतबार से यहाँ पर बांटा गया है मौजूदा दौर की जो नज़्में हैं। तरकीबबंद, ये भी एक तरीका होता है नज़्म लिखने का। इसके अंदर कुछ अशार आते हैं और अशार आने के बाद एक ही काफ़िये में अशार आते हैं, और आखिरी बंद का आखिरी शेर जो होता है वहाँ पर काफ़िया बदल दिया जाता है, ये तरकीब बंद कहलाता है। एक होता है तरजीह बंद। तरजीह यानी बदलना, बार बार नया लाना, बार बार दोहराना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहना, बदल बदल के उसी को लाना। तो यहाँ पर जब नज़्म लिखी जाती है तरजीह बंद तरीके से, तो इस तरीके के अंदर नज़्म लिखी जाती है, और नज़्म का बंद जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ एक ही शेर को दोहराया जाता है। अगले बंद में भी वही शेर आएगा, आखिरी बंद में भी वही शेर आएगा, आखिरी शेर के अंदर एक ही शेर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तरीके हैं अलग अलग नज़्म लिखने के। इसके अलावा गीत है, इसको आजकल एक सिनफ़े सुखन भी माना जाता है गीत को। तो गीत भी पाबंद नज़्म के ज़ेर आते हैं, पाबंद नज़्म के ज़ेर हम इसका मुताला करते हैं, और ये सभी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आगे आते हैं हम। यहाँ मैं पाबंद नज़्म की बच्चों एक मिसाल आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पाबंद नज़्म क्या है। पाबंद नज़्म का आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह से इसमें इल्तिज़ाम होता है काफ़िया वगैरह का। तो इसका उन्वान है माँ का ख्वाब, और अल्लामा इकबाल की लिखी हुई ये नज़्म है, पाबंद नज़्म है। देखिए, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैंने जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ शेर दे रखे हैं और हर शेर देखो हम काफिया है। नज़्म की सबसे बड़ी खासियत है, सारे शेर काफिया से मिले हुए हैं। और इसके अंदर जो आप देखेंगे ख़ास बात कि एक वज़न के ऊपर है, एक बहर के ऊपर है, साथ ही मिसरों की जो शक्ल है वो भी बराबरी के ऊपर है। मिसरे ऐसा नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, सारे मिसरे बराबर के हैं। काफ़िये का इल्तिज़ाम हुआ है, हैयत का इस्तेमाल किया गया है, और
खूबसूरत अंदाज से इसको लिखा गया है। तो ये पाबंद नज़्म आएगी। पाबंद नज़्म के ज़ेर हम इस नज़्म का मुताला करेंगे। देख लेना आपको इस तरह से पाबंद नज़्म लिखी जाती है। आगे आते हैं हम नज़्म मुअर्रा। मुअर्रा नज़्म यानी आरी नज़्म, इसको आरी नज़्म भी कहा जाता था, गैर मुकफ़ी नज़्म भी इसको कहा जाता था। आरी का मतलब होता है खाली, जो नज़्म खाली हो उसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। मिसरे तो यहाँ पर बराबर मिलेंगे लेकिन काफ़िया का इल्तिज़ाम नहीं होगा। हमने पाबंद नज़्म का मुताला किया, पाबंद नज़्म में काफ़िया हमें दिख रहा था, हर शेर में काफ़िया का इस्तेमाल किया गया था। जबकि नज़्म मुअर्रा में, मुअर्रा नज़्म के अंदर काफ़िया नहीं मिलेगा लेकिन बहर भी मिलेगी, वज़न भी मिलेगा और मिसरे भी बराबर के होंगे, मिसरे भी छोटे बड़े नहीं होंगे। मुअर्रा नज़्म किसी मखसूस बहर में कही जाती है मगर उसमें काफ़िया नहीं होता है। जो बहर शायर इस्तेमाल करना चाहे तो एक नज़्म में पूरी एक ही बहर का इस्तेमाल किया जाएगा और शायरी का एहसास होगा, पढ़ने के अंदर हमें लगेगा कि हाँ खूबसूरत है, लेकिन आपको काफ़िया नज़र नहीं आएगा वहाँ पर। इसको अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्स से भी कहते हैं। इस नज़्म का एक उन्वान भी होता है। उर्दू में नज़्म मुअर्रा की रिवायत अंग्रेज़ी शायरी से शुरू हुई है, क्योंकि ये जदीद सिन्फ है तो अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब के अंदर ये सिन्फ आई है, मुअर्रा नज़्म आई है। उससे पहले अंग्रेज़ी अदब के असर लेने से पहले उर्दू में मुअर्रा नज़्म नहीं लिखी जाती थी। तो जो नई नज़्में हैं ये सभी ज़्यादातर नज़्में, ज़्यादातर तरीके जो हैं, हैयत जो हैं, ये अंग्रेज़ी नज़्मों से अख़ज़ किए गए हैं, अंग्रेज़ी अदब से ये तरीके लिए गए हैं। तो अंग्रेज़ी के अंदर एक सिन्फ है ब्लैंक वर्स के नाम से जानी जाती है। ब्लैंक वर्स को ही उर्दू में मुअर्रा नज़्म कहा जाता है या आरी नज़्म कहा जाता है। तो उर्दू में नज़्म मुअर्रा की रिवायत अंग्रेज़ी शायरी से मुंतकिल हुई है और शुरू में इसे गैर मुकफ़ी नज़्म भी कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मुअर्रा नज़्म कहा गया। गैर मुकफ़ी इसको कहा गया था, मुकफ़ी गैर मुकफ़ी जिसमें काफ़िया ना हो, इसमें काफ़िया नहीं होता था, तो बाद में इसका नाम बदल दिया था। बाद में अब्दुल हलीम शरर और मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से इसका नाम नज़्म मुअर्रा इस्तिलाह के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा। मुअर्रा नज़्म के अहम शोरा में तसद्दुक़ हुसैन, मीरा जी, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, यूसुफ ज़फ़र, मजीद अमजद, ज़िया जालंधरी काबिल ज़िक्र हैं। ये वो शोरा हैं जिन्होंने जदीद नज़्म के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं। ये जदीद नज़्म कहने वाले शायर हैं। इन्होंने आज़ाद नज़्म भी लिखी है, मुअर्रा नज़्म भी लिखी है और कुछ शोरा इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने नसरी नज़्म भी लिखी है, नसरी नज़्म के अंदर भी अपने हाथ आजमाए हैं। अब एक मिसाल देखते हैं हम मुअर्रा नज़्म की कि मुअर्रा नज़्म किस तरह से होती है। पाबंद नज़्म जिसमें काफ़िए का, वज़न का, बहर की पाबंदी की जाए, पाबंदी के साथ लिखी जाए। मुअर्रा नज़्म काफ़िया नहीं होगा लेकिन बहर की भी पाबंदी होगी, वहाँ पर वज़न की भी पाबंदी होगी और साथ ही मिसरे भी बराबर के होंगे, मिसरे भी छोटे बड़े नहीं होंगे। तो अब देखिए, आप यहाँ पर नज़्म है, उन्वान है नज़्म का तन्हाई और फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है। यहाँ पर नज़्म देखिए आप, सारे मिसरे बराबर के हैं लेकिन काफ़िया नहीं है। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राहरू होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम्माएं, बढ़ा दो मैं मीनाओ अयाग। नहीं इसमें काफ़िया, ये मुअर्रा नज़्म, लेकिन बहर भी है इसके अंदर, वज़न का भी लिहाज रखा गया है, वज़न का भी इस्तेमाल किया गया है और मिसरे भी यहाँ पर बराबर के हैं। तो ये मुअर्रा नज़्म है। याद रखना है बच्चों, आपको बहुत ज़रूरी है, आपके लिए इम्तिहानों में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल नज़्म की किस्में, और फिर किस्में भी जब आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ें कि आप जब भी आपके सामने आए आप देखते ही बता दें कि ये कौन सी नज़्म है और ये किस तरह से लिखी जाती है। आगे है बच्चों आज़ाद नज़्म। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जैसे पाबंद नज़्म थी, सारी पाबंदियों के मुताबिक लिखी जा रही थी, और आज़ाद नज़्म इसमें से सारी पाबंदियाँ हटा ली गई हैं। अब बहर का भी यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखना है, हैयत का भी यहाँ पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, काफ़िया ज़रूरी नहीं है, मिसरे छोटे बड़े सब हो सकते हैं इसके अंदर। तो आज़ाद नज़्म है, इसे भी लिख लें आप। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई
और ना बहर के इस्तेमाल में मुरवज्जा असूलों का लिहाज रखा गया है। मुरवज्जा जो रिवाज के अंदर हो, जो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, उन उसूलों को, उन ज़ाब्तों को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, उनको तर्क कर दिया जाता है, नए अंदाज निकाल लिया जाता है, नए अंदाज में अपनी बात को कह दी जाती है। बल्कि मिसरे छोटे बड़े भी हों, आज़ाद नज़्म कहलाती है। तो जहाँ उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाए, वज़न का ख्याल नहीं रखा जाए, मिसरे छोटे हैं बड़े हैं, कोई बात नहीं, लिख दिए गए हैं, वहाँ पर काफ़िए की आज़ादी पहले ही मिल गई थी, काफ़िया छोड़ दिया गया है, तो वो नज़्म होगी आज़ाद नज़्म। अंग्रेज़ी में आज़ाद नज़्म के लिए फ्री वर्स की इस्तिलाह राइज है। ये भी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में आई है और अंग्रेज़ी में इसको फ्री वर्स कहा जाता है। फ्री वर्स अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में फ्री वर्स के लिए आज़ाद नज़्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में आज़ाद नज़्म का रिवाज अंग्रेज़ी नज़्म की तक़लीद के बाइस हुआ। तक़लीद यानी पीछा करना, उसकी नकल करना। 19वीं सदी के आखिर में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का अमल दखल बढ़ा और अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब के असरात फैलने लगे, तो उनके नतीजे में आज़ाद नज़्म का चलन भी उर्दू में आम हुआ। अंग्रेज़ी अदब से जो हमारे यहाँ पर सिन्फ़ सुखन आई है, या जो भी सिन्फ़ आई है, जो भी तख्लीक़ात का असर हमने लिया है, वो इसलिए लिया क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुक्मरान थे, हमारे ऊपर मुसल्लत थे, तो उनके अदब का असर भी हमारे अदब ने कबूल किया है। तो कई सिन्फ़ हैं जिनका ऊपर असर हुआ है और नए अंदाज की ली गई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आज़ाद नज़्म की बात कर रहे हैं। आज़ाद नज़्म फ्री वर्स, जब अंग्रेज़ यहाँ पर हाकिम थे, हुक्मरान थे, उस वक्त उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल हमारे चीज़ों में बढ़ गया था। हमारे जगह जगह वो दखल अंदाज़ी करते थे, अदब में भी दखल अंदाज़ी हुई और अदब में उनकी दखल अंदाज़ी के सबब ये फ्री वर्स आज़ाद नज़्म पैदा हुई। रिवायत की पासदारी करने वालों ने उर्दू में आज़ाद नज़्म की कबूलियत को नापसंदगी की नज़र से देखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज़ाद नज़्म ने हमारी अदबी तारीख़ में अपनी मुस्तकिल जगह बनाई। शुरुआत के अंदर जो रिवायत के पासदार थे, पुराने उसूलों पर चलने वाले थे, रिवाज की देखी करने वाले थे, रिवाजों को मानने वाले थे, उन लोगों ने मुखालिफत की कि इस तरह की नज़्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उर्दू अदब के जो सुखन के लिए जाना जाता है, अपनी तहज़ीब के लिए जाता है, उसमें इस तरह की खुर्देपन लिए हुई नज़में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, तरीक़ा नहीं लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वक्त का कदर करते हुए, और वक्त की कदर क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने या अंग्रेज़ी अदब का हमने असर लिया, उस वक्त माहौल बच्चों ये था कि ऐसा कलाम मांग रहे थे सभी, ऐसे कलाम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जो इंसानियत का फ़ायदा पहुँचाए, जो इंसानियत के लिए उसका दुख दर्द कम करने वाला हो, जो मज़दूरों के मसलों को उठाए, जो किसानों के मसलों को उठाए, जो मुआशरे के दबे कुचले लोगों के मसलों को उठाए। तो वहाँ हैयत का कोई मांग नहीं थी। कोई नहीं कहता था कि तरन्नुम में होना चाहिए, सब यही कहते थे कि इस तरह का कलाम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो इस तरह का कलाम हो जो आवाम को फ़ायदा पहुँचाए, आवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाला कलाम होना चाहिए। और यही वो दौर था जब गज़ल से किनारा किया जाने लगा था, लोग गज़ल से दूर जा रहे थे। यही वो दौर था जब जदीद नज़्म पैदा हो रही थी, जदीद तर्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था, जदीद में भी आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, मुअर्रा नज़्म लिखी जा रही थी। ये वो दौर था। इसी दौर में गज़ल को तर्क कर दिया गया था, गज़ल को छोड़ दिया गया था और शोरा ने नए अंदाज की नज़में लिखी। और वो इसलिए लिखी ताकि मसलों को पेश किया जाए, दबे कुचले लोगों की बातों को ऊपर उठाया जाए, लोगों के चीज़ों को सामने ला के बताया जाए कि इस तरह की अगर हम कोशिशें करेंगे, बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही हम मुआशरे में बदलाव ला सकते हैं, मुआशरे में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो वक्त की ज़रूरत थी नज़में, इसीलिए नज़में लिखी गई। और उस वक्त शोरा भी बहुत बेहतर शोरा थे, बेहतरीन शोरा थे। उन्होंने उम्दा किस्म की नज़में लिखी और इतनी अच्छी नज़में लिखी कि वो बहुत मशहूर हो गई। और जब मशहूर हो गई तो बाद के शोरा ने इनकी तक़लीद में नज़में लिखी, इनकी देखा देखी में वैसी नज़में लिखने की कोशिश की। तो इस तरह से एक बड़ा वसी नज़रिया इस नज़म का हो गया है। बहुत सारी नज़में, आज़ाद नज़में, मुअर्रा नज़में जमा हो गई हैं। इन दोनों नज़म, मुअर्रा और आज़ाद नज़म के साथ साथ नसरी नज़म भी उर्दू में आम होती जा रही है, जिसका भी हम मुताला करने वाले हैं। पहले हम आज़ाद नज़म की एक मिसाल देख लें कि आज़ाद नज़म किस तरह लिखी जाती है। तो देखिए, आज़ाद नज़म है ये, इसका उन्वान है ज़िंदगी से डरते हो और नून मीम राशिद की नज़म है। आज़ाद नज़म की खासियत क्या है कि
बहर तो होगी, तरन्नुम तो होगी, लेकिन मिसरे छोटे बड़े होंगे, काफिया का कोई इल्तिज़ाम नहीं होगा। बहर में जो मुरवज्जा उसूल हैं उनसे छूट दे दी गई है, यानी जैसी बहर चाहे शायर इस्तेमाल कर सकता है। जो मखसूस मानी जाती थी नज़्म निगारी के लिए, उन बहरों को तर्क कर दिया गया, नए अंदाज की बहर का इस्तेमाल किया गया। बनावट और साख्त क्या होगी उसकी, दिखना कैसा चाहेगी गज़ल, ये वो नज़्म, तो वो भी शायर के ऊपर ही मुनहसिर करता था। शायर जैसा सोचे, जैसा वो लिख दे, अपने अंदाज को, अपने जहन को वो मौजू बनाकर सामने रख सकता था। तो देखिए आज़ाद नज़्म है और बहुत मशहूर नज़्म है ये, नून मीम राशिद की है, जो जदीद नज़्मों के लिए जाने जाते हैं, नए अंदाज की नज़्मों के लिए जाने जाते हैं। बड़ा नाम है नून मीम राशिद का नई नज़्मों में। ये है बच्चों, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं, ज़िंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी ज़ुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते, हर्फ और माने के रिश्ता हाय आहन से, आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, ज़िंदगी से डरते हो। बड़ी खूबसूरत नज़्म है, आगे हम इसका भी मुताला करने वाले हैं नून मीम राशिद की। लेकिन अब जो हैयत हम देख रहे हैं, बनावट हम देख रहे हैं, वो आप देखिए कि किस तरह की है। मिसरे कहाँ कहाँ इसके जा रहे हैं, कोई इल्तिज़ाम नहीं है, काफिया कहीं नहीं है, एक दूसरे मिसरे के अंदर ये भी पता नहीं चल रहा कि दूसरा मिसरा कौन सा है और पहला मिसरा कौन सा है, सब एक दूसरे में खलत होते हुए महसूस दे रहे हैं। लेकिन ये भी काफ़ी मशहूर नज़में हुई हैं, बहुत पसंद की गई हैं, इनको मकबूल नज़मों के अंदर इनको माना जाता है। तो नए तजुर्बे किए गए, नए एक्सपेरिमेंट किए गए नज़मों के अंदर, तो वो एक्सपेरिमेंट भी, तजुर्बे भी कामयाब हुए हैं नज़मों के अंदर। नए अंदाज की नज़में भी बहुत कामयाबी के साथ लिखी गई हैं। अब जो सिन्फ़ सुखन जिसके बारे में भी बताया गया है कि वो भी आम हो रही है, आगे बढ़ रही है, वो कौन सी है, वो है नसरी नज़्म। अब इसके भी उन्वान से आपको जानना है, सबके उन्वान से आपको अंदाज़ा लगा लेना है। हमने नसरी नज़्म का मुताला, हम नज़्म का मुताला कर रहे हैं, नज़्म की किस्मों का मुताला कर रहे हैं, और अभी तक हम 3 किस्मों का मुताला कर चुके हैं। कौन कौन सी? नसरी नज़्म, पहली है पाबंद नज़्म, दूसरी है मुअर्रा नज़्म, तीसरी है आज़ाद नज़्म, और यहाँ पर चौथी सिन्फ आपके लिए आई है जो नई सिन्फ सुखन है और अभी तो राइज हो रही है, इसकी शुरुआत हुई है। ये है नसरी नज़्म। इसमें नज़्म होती है लेकिन नस्र के अंदाज में, जिस तरह से नस्र लिखी जाती है, रवानगी के साथ लिखी जाती है, लेकिन शायरी का एहसास होता है, हल्का हल्का सा हमें एहसास होता है कि हम कलाम में मौजू पढ़ रहे हैं, हम शायरी पढ़ रहे हैं। तो इसकी तारीफ़ देखें, फिर उसके बाद इसकी भी मिसाल है, वो भी हम समझेंगे। ये सिन्फ मुकम्मल आज़ाद सिन्फ है और उसमें वज़न, रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती, लेकिन शारियत का उन्सुर ज़रूर मौजूद होता है। शारियत का उन्सुर के पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम कोई शेर पढ़ रहे हैं। अगर शेर का अंदाज़ा नहीं होगा तो नस्र में और नज़्म में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए नसरी नज़्म को ज़्यादातर शौरा ने तर्क किया है। नसरी नज़्म बहुत कम शौरा ने लिखी हैं, यानी कोई उम्दा मिसाल, बड़े शायर की मिसाल नसरी नज़्म के अंदर मौजूद नहीं है। शौरा ने लिखे हैं, मिसाल लेकर भी आया हूँ मैं, लेकिन वो दरमियानी शौरा की मिसाल है, नज़्म के दर्जे में रखा जाता है। वो जो नस्र हो लेकिन कुछ शायरियत उसके अंदर हो, कुछ इस तरह का हो कि शेर पढ़ने का ऐसा एहसास हो, तो वहाँ नसरी नज़्म पैदा हो जाएगी। हर नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसे छोटी बड़ी लाइनों में पेश किया जाता है। ये नज़्म आजकल बहुत मकबूल हो रही है। सज्जाद ज़हीर, ज़बीर रिज़वी, कुमार पाशी, अतीकुल्ला सादिक इस सिन्फ के चंद अहम शायर हैं। ये वो शोरा हैं जिन्होंने इस सिन्फ के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं। यहाँ पर जो बात दे रखी है आपके, कि सबसे ख़ास बात आपको याद रखना है कि सिन्फ तो चेंज हो रही है, हैयत भी बदल रही है, लेकिन मरकज़ी ख्याल हर नज़्म का होता है। हर नज़्म एक मरकज़ी ख्याल को लेके आगे बढ़ती है। हर नज़्म में तदरीज होता है, रब्त होता है, तसलसल होता है, उसका आपको ख्याल रखना है। अब मिसाल देखते हैं हम। मुसन्निफ़ हाशमी की नज़्म है ये, और नसरी नज़्म आती है। शिद्दत गम में आँखें सुर्ख रहती हैं, शिद्दत गम में आँखें सुर्ख रहती हैं, सोसन नस्तरन शाखों पर नाजिल होते हैं, हवाओं को आबाद खानाए ख्वाहिशात का पता देती रहती हैं, हवाओं को आबाद खानाए ख्वाहिशात का पता देती रहती हैं, जो महबूब की याद में रोता है,
सादकीन मोहब्बत के हाथ चूमता है, वो कभी सब्ज दरख्तों को फाख्ताओं के घोंसले कभी जलाता नहीं। अब जब हम इसका मुताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नज़्म पढ़ रहे हैं, लेकिन नज़्म के साथ भी शायरियत का एहसास हो रहा है, सुखन का एहसास हो रहा है। साथ ही इसका जो मरकज़ी ख़याल है उसकी भी वजाहत हमारे ऊपर होने लग जाती है। तो ये जो अंदाज़ है, इस तरह की जो नज़्म होती है वो नसरी नज़्म कहलाती है। एक बार फिर आप रवानगी कर लें, दोहरान कर लें अपने जो मुताला किया है उसका, कि आपने नज़्म पढ़ी है। नज़्म के माने होते हैं मोतियों में, लड़ी में मोती पिरोना, जमाना, तरतीब देना, सजाना, ये सब नज़्म के अंदर आते हैं। इस्तिलाह के अंदर नज़्म को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक वसी माने हैं और एक इख्तिसार के साथ इख्तिसार लिए हुए माने हैं। वसी मानों के अंदर जो मौजू हैं, जितनी भी असनाफ़ सुखन हैं, कलाम मौजू है, वो सब नज़्म के अंदर आता है। चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, मसनवी हो, मरसिया हो, रुबाई हो, ये सभी गज़ल के ज़ेर आते हैं। और दूसरे माने जो इख्तिसार के साथ हैं वो महदूद हैं, उसकी हद बनी हुई है और ख़ास मानों के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो नज़्म के माने हैं। कलाम मौजू जो एक ही ख़याल के साथ लिखा जाए, तदरीज जिसमें बयान की जाए और उसकी भी अलग अलग किस्में अंदर मुक़म्मस मुसद्दस हैं, इस तरह बयान की जाए, तो वो नज़्म है। और नज़्म की किस्में 4 किस्मों का हमने मुताला किया है। पहली किस्म जो पाबंद नज़्म थी, जो रिवाजों का, उसूलों की पाबंदी के साथ लिखे, जहाँ काफ़िया भी हो, जहाँ पर वज़न भी हो और जहाँ पर तदरीज वगैरह का भी ख्याल रखा जाए, उसूलों का ख्याल रखा जाए, पाबंदी का ख्याल रखा जाए, वो पाबंद है। जिसको पाबंद के साथ लिखा जाएगा वही पाबंद नज़्म कहलाएगी। दूसरे नंबर पर हमने मुअर्रा नज़्म का मुताला किया था। मुअर्रा यानी आरी नज़्म, जो काफ़िए से खाली हो। उस नज़्म में मिसरे भी बराबर रहेंगे, वज़न का भी ख्याल रखा जाएगा, उसकी दूसरी चीज़ों का भी जो इल्तिज़ाम होता है उसका भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर काफ़िया नहीं होगा, काफ़िए की छूट दी जाती है। और तीसरी हमने आज़ाद नज़्म का मुताला किया। आज़ाद नज़्म में काफ़िए की भी छूट है, मिसरों की लंबाई की और छोटाई की भी छूट है, वज़े क़तई की छूट है, छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, और बहर की भी छूट दे दी जाती है, वहाँ पर वज़न की भी छूट दे दी जाती है। और चौथी से जो किस्म है, सबसे नई किस्म है, जदीद किस्म है, ये नसरी नज़्म है। ये नस्र की जैसी नज़्म होती है, लगता है कि हम नस्र पढ़ रहे हैं, लेकिन नस्र के अंदर भी शायरियत का एहसास होता है, शेर पढ़ने जैसा अंदाज़ा हमें होता है। ये 4 किस्में हैं जिन्हें आपको बच्चों लिख लेना है, याद करना है इनको, और अगर इम्तिहान में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको लिख दें। वीडियो को और देखें, बार बार देखें इसको, ताकि आपके ऊपर वजाहत हो जाए नज़्म के बारे में। नज़्म और गज़ल ये आपके लिए बहुत अहम है। गज़ल वाले हिस्से के अंदर से आप गज़ल का वीडियो देखें, उसका भी मुताला करें, और ये नज़्म वाला हिस्सा आपके सामने है, इसको भी बड़े गौरों के साथ, फ़िक्र के साथ आप पढ़ें। यहाँ पर बच्चों 8वां सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम नज़्म गोरे गरीबा का मुताला करेंगे, जो नज़्म तबा तबाई की नज़्म है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। उस नज़्म के आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।